नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, पीजीटी की भाषा में आप इन क्वेश्चंस को जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली चाहे आपका वो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या आने वाला कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि अभी कौन सी कंट्री जो है वो नाटो का 32nd मेंबर बनने के लिए जो है वो तैयार है। अभी देखो तैयार है ये, तो ये भी पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अभी ये कंट्री कौन सी है? ये है स्वीडन कंट्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ये 32nd मेंबर जो है वो नाटो का जो है वो बनेगी। इससे पहले हमने 31st मेंबर नाटो का देखा था लास्ट ईयर। वो कौन सी कंट्री थी? वो थी फिनलैंड कंट्री। तो ये आपने ध्यान रखना है, फिनलैंड फुली बन चुका है और नाटो का 32nd मेंबर बनने के लिए अभी स्वीडन जो है वो तैयार है। स्वीडन की पूरी कहानी हम जानते हैं कि क्यों यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी जो है वो आ रही है नाटो का मेंबर बनने में। टर्की और हंगरी, ये दो कंट्रीज़ हैं, ये एग्री नहीं थी कि ये स्वीडन को जो है वो बनाया जाए मेंबर। तो टर्की अभी मान गया है। टर्की में ही नाटो की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो है ये स्वीडन के लिए इन्होंने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, स्वीडन को हम बना देंगे। क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों था? आपको पता होना चाहिए कि टर्की क्यों इनकार कर रहा था कि स्वीडन को मेंबर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि स्वीडन में देखो, टर्की है एक मुस्लिम कंट्री। स्वीडन में कुछ एक घटनाएं आई थी जहां पर कुरान को जलाया गया था और टर्की दूसरी ओर दावा करता है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर हैं, हम मुस्लिम कंट्री में सबसे ऊंचे हैं जो लीड करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ को। तो वही रीज़न है कि अब स्वीडन में कुरान को जलाया गया। स्वीडन की सरकार ने कुछ इतनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी वहाँ पर, तो टर्की वहाँ से थोड़ा सा नाराज़ चल रहा था। और भी बहुत सारे रीज़न थे, वन ऑफ रीज़न मैंने आपको बता दिया। और एक और रीज़न बताया जा रहा है कि अब क्यों जो है वो टर्की मान गया है कि स्वीडन को मेंबर बना दिया जाए। एक रीज़न तो ये है कि स्वीडन की सरकार ने टर्की के साथ जो है वो बात की है और कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश इन्होंने एक की है। अब देखो यहाँ पर दूसरी ओर हमें जो रीज़न मिलता है कि क्यों जो है वो टर्की मान गया है स्वीडन को ऐड करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट भी एक बड़ा प्लेयर है यहाँ पर। तो यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट ने F-16 जो फाइटर प्लेन्स है ना, अपने फाइटर जेट इनके जो है ना, वो टर्की को देने की बात कही। अब टर्की यूनाइटेड स्टेट से जो है वो F-16 प्लेन जो है वो लेगा और ये रीज़न बताया जा रहा है कि तभी टर्की जो है वो मान गया ईजिली स्वीडन को नाटो में डालने के लिए। और हंगरी के साथ क्यों जो था वो स्वीडन के मतभेद थे? हंगरी के साथ स्वीडन के मतभेद ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो हंगरी के साथ मसला ये था कि स्वीडन के कुछ लीडर्स ने कहा था कि हंगरी में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो उसको लेकर स्वीडन के कुछ लीडर्स के द्वारा कहा गया था और हंगरी के द्वारा यहाँ पर चिंता जताई गई थी। और हंगरी और टर्की दोनों एक स्टेज पर आए थे। इन्होंने कहा था कि हम स्वीडन को जो है वो मेंबर नहीं बनने देंगे। ये ज़रूरी है जानना यहाँ से। अभी टर्की तो मान गया है, हंगरी के साथ बात चल रही है। होपफुली हंगरी मान जाएगा, तभी जो है वो चर्चा में ये चीज़ें आई हैं। नाटो की अगर हम बात करते हैं तो देखो, नाटो एक अलायंस है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कि इसके सदस्य कितने हैं, तो 30 सदस्य इसके पहले थे। स्वीडन और फिनलैंड ने जो था वो नाटो का सदस्य बनने के लिए जो था वो कहा था जब यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा अटैक किया गया था। स्वीडन को परमिशन अभी नहीं मिली है ना। जो फिनलैंड है वो तो लास्ट ईयर बन चुका है, 31st हो चुके हैं, 32nd भी जो है वो जल्दी ही बन जाएगा। बात करते हैं कि जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो नाटो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 1949 के आसपास इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें नाटो के बारे में पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है। स्वीडन, हंगरी और फिनलैंड, टर्की, ये सारे रिलेशन आपने जान लिए। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साडा तनिस्क बोलते हैं बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा भारत का। ये जो सादा तनिस्क है, तनसिक भी आप इसको कह सकते हैं, तनसिक TANSWE, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंडिया का होगा सऊदी अरबिया के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये साडा तनसिक, ये जो है वो इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में राजस्थान में जो है वो होने जा रही है। तभी जो है ये इंपॉर्टेंट चर्चा में आई थी। तो हमने ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज जान ली। अगर हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं तो मालदीव चर्चा में था, तो इंडिया मालदीव
मालदीव्स के साथ एक्विरियन एक्सरसाइज जो है वो करता है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया के साथ जो है वो की जाती है इंडोनेशिया ने। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया चाइना के साथ करता है। रशिया के साथ भी जो है एक्सरसाइज की जाती है। रशिया के साथ इंद्र एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। तो इंद्र एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है कौन सी कंट्री के साथ की जाती है। और अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करता है, तो यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है वो इंडिया मुख्य रूप से जो है वो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। तो ये एक्सरसाइजेज भी आपने साथ में ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो एक्सरसाइज मैत्री किसके साथ करता है, थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज मैत्री की जाती है। और एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके साथ करता है, तो श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो की जाती है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो की जाती है। मालदीव्स की आपने एक्विरियन एक्सरसाइज जो है वो जान ली है। खंजर एक्सरसाइज भी इंडिया करता है। खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो की जाती है, वो भी नोट करें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट 1 एक्सरसाइजेस हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। देखो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है वो T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये किस प्लेयर को जो है वो दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। SK यादव को जो है ये दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो है रोहित शर्मा को जो है वो कैप्टन जो है वो भी चुना गया है ICC मेंस जो 1 डे इंटरनेशनल टीम है उसका, और ICC अवार्ड 2023 के लिए। ये आपने ध्यान रखना। 2000 कौन कैप्टन होगा ये भी आपको पता चल गया। अभी हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कप्स। अब जब इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट कप्स हैं ना वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं कप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कप जो है वो क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो क्रिकेट के साथ अगर हम जुड़े हुए कप्स की बात करते हैं तो दुलीप ट्रॉफी आपने ध्यान रखना है, क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। क्रिकेट के साथ देवदार ट्रॉफी जो है वो एक जुड़ी हुई है। गुलाम अहमद ट्रॉफी जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट 1 कप आपने ध्यान रखने हैं जो क्रिकेट के साथ जो है वो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये दोनों आपने क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी ग्लैंट्री अवार्ड्स अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे। तो अभी 75th रिपब्लिक डे जो था वो मनाया गया, और बोलते हैं कि कितने ग्लैंट्री अवार्ड जो है वो दिए गए। देखो 2024 में हमारा जो ग्लैंट्री अवार्ड दिए गए वो दिए गए 80। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो ग्लैंट्री अवार्ड दिए गए हैं ना, इनमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि इनमें 6 जो है वो कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 16 जो है वो शौर्य चक्र दिए गए हैं, और 53 जो है वो सेना मेडल जो है वो दिए गए हैं, और एक नौसेना मेडल भी जो है वो दिया गया है, और 4 वायु सेना मेडल भी जो है वो दिए गए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर लिख कर करते हैं। यहाँ पर 6 जो है वो कितने क्या दिए गए हैं, कीर्ति चक्र जो है वो दिए गए हैं, वो आपने ध्यान रखना है। 16 अगर बात करें तो सूर्य चक्र जो है वो यहाँ पर शौर्य चक्र जो है वो दिए गए हैं, और 53 जो है वो सेना मेडल जो है वो दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक जो है 1 यहाँ पर करेंगे हम, 1 जो है 1 दिया गया है यहाँ पर नौसेना मेडल, ये आपने ध्यान रखना है। नौसेना मेडल जो है वो एक ही मिला है। और अगर हम बात करते हैं कि 4 क्या दिया गया है, इसके अलावा 4 जो है वो वायु सेना मेडल जो है वो दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना। टोटल 80 अवार्ड जो है ये दिए गए हैं। जो ग्लैंट्री अवार्ड है वो टोटल 80 जो है वो दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि कितने इनमें से ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिले हैं, तो 12 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत जो है ये अवार्ड जो है वो मिले हैं। ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे जो है ये दिए गए हैं, ये भी हमने जान लिया। क्या इससे पहले भी हमने कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो पढ़ रखा है? बिल्कुल हाँ, लास्ट एडिशन में हमने एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो था वो पढ़ा था। वो कौन सा अवार्ड था और किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है? तो लास्ट एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो अभी हाल फिलहाल में दिया गया है कर्पूरी ठाकर को। बिहार के जो है ये पूर्व CM जो है वो रह चुके हैं, और बिहार में अभी आपको एक बहुत तगड़ी हलचल देखने को मिली है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसको बनाया गया है? तो वो किसको बनाया गया है? वो जस्टिस प्रसन्ना B वर्ले को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। क्यों ये नाम इंपॉर्टेंट है? देखो एक तो नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। 34 यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो 34 मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई है। पहला पॉइंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है,
ये जो है वो शेड्यूल कास्ट से जो है वो तीसरे ऐसे जज बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 3 जजेज हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं। उनमें जो है वो जस्टिस B.R. गवई हैं, जस्टिस C.T. रवि कुमार है और जस्टिस ये जो प्रसन्ना B. वर्ले हैं, ये जो है वो आए हैं यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखना, जस्टिस प्रसन्ना B. वर्ले अभी रिसेंटली बने हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट के तीसरे जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो कौन से हाई कोर्ट से जो है वो आए हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आए हैं। तो पहले तो जज होंगे ना कहीं के, तो पहले ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका पहले ये थे। अब बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो कौन अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी ओथ किसके द्वारा जो था वो कंडक्ट करवाई गई, इनकी ओथ कंडक्ट करवाई गई किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, जिनका नाम है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, उनके द्वारा जो है वो इनकी ओथ जो था वो कंडक्ट करवाई गई। अब देखो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओथ होती है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है। तो ओथ जो होती है ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अगर ओथ पूछा जाए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कि वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। परंतु प्रेसिडेंट ने अगर किसी और को अपॉइंट किया हो ओथ को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, तो वो जो है वो ओथ को जो है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इन दिस केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो D.Y. चंद्रचूड़ है ना, उनके द्वारा जो है वो इनको ओथ जो है वो दिलाई गई है जस्टिस वर्ले को। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपके। अब ये मत बोलना कि कौन ओथ कंडक्ट करवाता है, पता चल गया आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली इन दी रिपब्लिक डे परेड 2024 विच फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड। तो बोलते हैं कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने जो है वो भाग लिया है। तो फ्रांस के विदेशी दल ने जो है वो यहाँ पर भाग जो है वो लिया है। फ्रांस जो कंट्री है उसका जो सैन्य दल है ना, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है। अब चलो ठीक है, फ्रांस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, परंतु इस बार आपने ये ध्यान रखनी है बात की जो कंट्री थी जिसके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे एज चीफ गेस्ट, वो कौन थे, वो फ्रांसी कंट्रीज थी। एम्यूल मैक्रोन जो है उनके प्रेसिडेंट का जो है वो नाम है, जो यहाँ पर जो था वो आए थे। रिपब्लिक डे के बारे में हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है हमने पहले पढ़े हैं। देखो रिपब्लिक डे जो है वो अभी मनाया गया। रिपब्लिक डे मनाया गया तो उसकी थीम भी रखी गई थी। नेवी की अगर हम बात करें ना, नेवी का जो टैब्लू था उसकी थीम क्या रखी गई थी, वो नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता के ऊपर जो था वो जो रखी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि इंडियन नेवी के द्वारा अपनी क्या थीम रखी गई थी, वो आपको पता चल गया क्या रखी गई थी। हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले भी, इसी उत्तीर्ण सीरीज में क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। और इस बार जो 75th रिपब्लिक डे हुआ ना, इसकी थीम क्या रखी गई थी। देखो इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये थीम जो था वो रखी गई थी। इस थीम के ऊपर जो था वो ये आधारित था। और आप देखेंगे कि इस बार नारी शक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया। बहुत सारे टैब्लू आप कहेंगे ऐसे थे अलग अलग, जिनमें जो था वो लेडीज़ लीड कर रही थी। नारी शक्ति को जो था वो इस बार मोस्टली थीम रखा गया था। तो जो मेन थीम थी वो थी विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका। और जो नेवी की थीम थी वो भी हमने जान ली। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा अगर बना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंट्री ने जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो देश के बच्चों के लिए किस कंट्री ने जो है किस देश ने जो है बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है वो ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, कैमरून कंट्री है, किसके द्वारा जो है वो किया गया है। कैमरून कंट्री का नाम आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कैमरून कंट्री है ना, इसकी कैपिटल कहाँ पर है और इसकी करेंसी क्या है। इस कंट्री की अगर हम करेंसी जानेंगे ना कि इस कंट्री की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। ये इसकी करेंसी है। और इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो सकती है कैमरून कंट्री की, वो क्या है, वो आपने ध्यान रखनी है। वो है इसकी याउंडे करके जो है वो इसकी है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, YAOUNDE। ये जो है वो इसकी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल करेंसी आपका क्लियर हो गया कि क्या जो है वो उसकी कैपिटल है, क्या इसकी करेंसी है, वो आपने ध्यान रखना है। मलेरिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो मलेरिया डे भी क्या मनाया जाता है,
तो मलेरिया डे भी मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? देखो मलेरिया डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 15 अप्रैल को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये WHO के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो है वो इसको मनाने की शुरुआत 2007 से की थी, ताकि मलेरिया के लिए जो है वो अवेयरनेस लोगों में जो है वो जागृत की जा सके, इसलिए की थी। और मलेरिया का एक और क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया फीवर जो होता है ना वो किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन में वायरस भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने ध्यान रखना है मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण जो है वो होता है। और प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम भी आपने ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम जो है वो उसका नाम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो साइंस का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया साथ में आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो है वो स्थापित की जाएगी? देखो ब्लैक टाइगर सफारी जो है वो स्टार्ट की जाएगी कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको जो है आप मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये उड़ीसा में जो है वो की जाएगी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चर्चा में आई, वो हम जानते हैं। देखो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि यहाँ पर इंडिया में जो है वो लॉन्च की गई अभी उड़ीसा में। ये जो मेलानिस्टिक टाइगर है ना, ये बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ प्रकार है और इन बागों में जो है वो ब्लैक टाइगर भी, इनको जो है वो ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। इनके शरीर के ऊपर जो है वो मोटी मोटी धारियाँ जो हैं वो होती हैं और काली धारियाँ जो हैं इनके ऊपर होती हैं। तो इनको जो काली धारियाँ होती हैं ना वो स्यूडो मेलानिस्टिक के कारण होती हैं, इसीलिए जो है वो इनको मेलानिस्टिक भी कहा जाता है। अब देखो ये तो हो गया इसके बारे में, उड़ीसा में की जाएगी। ऑपरेशन प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से 1973 का है, वो आपने याद कर लिया होगा। अगर हम बात करें इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है इम्पोर्टेंट वन कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट वन टाइगर रिजर्व आपको पता होने चाहिए, जैसे कि नामधापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल का हो गया, खजरंगा टाइगर रिजर्व असम का हो गया, माइनस टाइगर रिजर्व हो गया असम का, और औरंग टाइगर रिजर्व हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी असम में जो है वो स्थित है। एक कामलंग टाइगर रिजर्व हो गया। टाइगर रिजर्व के ऊपर तो मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाला है, जो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है वहाँ पर मैंने टाइगर रिजर्व के रिलेटेड क्वेश्चन डाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उनको जो है वो डिटेल में पढ़कर जो है वो टेस्ट सीरीज अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह की टेस्ट सीरीज है। और अगर हम बात करते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व की, ये जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। उड़ीसा की जहाँ पर बात हो रही है, तो उड़ीसा में कौन सा टाइगर रिजर्व है? देखो उड़ीसा में एक तो सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व है, वो आपने ध्यान रखना है। एक यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, वो भी आपने ध्यान रखना है। सिम्पलीपाल हो गया, सतकोशिया हो गया, ये आपने ध्यान रखने हैं। हमने यहाँ से बहुत सारे अलग अलग टाइगर रिजर्व जो है वो डिस्कस कर लिए। अभी एक मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच सिटी डिड द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कन्वेन इट्स 12th जनरल असेंबली। तो बोलते हैं कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस जो है इसने अपनी 12वीं महासभा जो है वो किस शहर में जो है वो बुलाई? तो ये न्यू दिल्ली में जो है वो की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, न्यू दिल्ली में किया गया इसको। देखो ये तो क्लियर कट एक आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, परंतु हम यहाँ से कल्चर और थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मौका मिला है तो वो भी रिवाइज साथ में हो जाएगी। एग्जाम में पूछा गया तो आप वहाँ पर भी स्कोर कर पाएंगे। देखो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो बौद्ध धर्म, ये धर्म जो था, इस धर्म के संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध को जो है वो माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जो था वो हुआ था और इनकी मृत्यु जो था वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियाँ ऐसी हैं जो फेमस है। पहली बौद्ध संगीति हुई थी इसकी कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में, और अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति इसकी हुई थी वैशाली में और कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति इसकी हुई थी पाटलिपुत्र में और अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। चौथी बौद्ध संगीति जो था वो इसकी हुई थी कुंडलवन में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये कनिष्क वाली भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। तो ये आपने ध्यान रखेंगे, जो अलग अलग बौद्ध संगीतियाँ हुई। आपने महात्मा बुद्ध के बारे में जान लिया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, और
इनके बारे में जान लिया कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना जो था वो की थी। बौद्ध धर्म में ना, बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंटा भी, इसमें हीनयान और महायान बन गए थे। इनमें क्या डिफरेंस था? हीनयान कहता था कि महात्मा बुद्ध जो थे ना वो एक महापुरुष थे, और महायान कहता था कि वो एक देवता थे। हीनयान में मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता था, परंतु महायान कहता था कि मूर्ति पूजा का विधान होना चाहिए, मूर्ति पूजा वो करते थे। तो ये भी अलग अलग महायान यहाँ पर बने, ये भी आपने जान लिए। और प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय हो गया, कुमारगुप्त के द्वारा कुमारगुप्त प्रथम जो थे उसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पूछा जाए किसके द्वारा स्थापित की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। वल्लभी यूनिवर्सिटी भट्टारक के द्वारा स्थापित की गई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024 सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो कब मनाया गया? देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं कि ये कब मनाया गया, तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और 24 जनवरी को जो है ये मनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है। और देखो किसके द्वारा ये मनाया गया था, किसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी? तो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो था वो जनवरी 24 को जो था वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाने की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 2018 से की गई। और हर वर्ष इसकी कुछ ना कुछ थीम जो है वो रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि 2024 में क्या कोई इसकी थीम रखी गई थी, अगर रखी गई थी तो इसकी क्या थीम जो था वो 2024 में रखी गई थी? तो 2024 में इसकी थीम रखी गई थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये आपने ध्यान रखना है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने थीम लिख दी इसकी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये 2024 में इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। हिंदी में इसको स्थायी शांति के लिए सीखना जो है वो कहेंगे आप, स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम रखी गई थी। और अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की यहाँ पर, तो यूनेस्को एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है सेलिब्रेट करने में। और देखो एजुकेशन जो है ना इंडिया में भी जो है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है, और ये जो है वो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का राइट जो है वो देता है। यूनेस्को की भी हमने बात की, तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम यूनेस्को की स्थापना और इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं ना, तो देखो पहले तो आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो 1945 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 1945 में यूनेस्को को स्थापित किया गया। और हम बात करें अगर इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और पेरिस फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। पीजीटी के लिए आप देखो, पीजीटी पेपर 1 में देखो आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर 1 की। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। और डेफिनेटली पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर 1 क्रैक करने में और नेगेटिव मार्किंग से डील करने में। वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस में इतना परफेक्ट कर देंगी अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली तो आपको ही करना पड़ेगा, और ऑनेस्टली तैयारी करेंगे तो सक्सेस भी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर पराक्रम दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, कि पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है। तो वो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो हमने उत्तीर्ण सीरीज की डिस्कस की थी, वहाँ पर मैंने डिटेल से आपको इस डे के बारे में जो था वो बताया था। PDF भी इसका टेलीग्राम पर अपलोड हो चुका है। अब आपको अभी कमेंट करके बताना है, प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद ना टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वो ग्रुप आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप हमें ईमेल भी उसके लिए कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के बाद, तो वो लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। @allexam31 करके ना आप हमें मेल कर सकते हैं। फिर पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।